हेलो फ्रेंड्स, बुक बाइट्स पर आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं उस किताब की जर्नी जिसे पढ़ने के बाद बहुत से लोगों ने खुद को नए नज़रिए से देखना शुरू किया। ईगो इज़ द एनिमी बाय रायन हॉलिडे। और जैसा कि नाम बताता है, ये किताब उस एक इनविजिबल दुश्मन की बात करती है जो हमारी हर कोशिश के पीछे क्वाइटली बैठा होता है, और वो है हमारा ईगो। ईगो यानी वो आवाज़ जो कहती है, तू सबसे अलग है, तू सबसे स्मार्ट है, तुझे कोई कुछ सिखा नहीं सकता। शुरुआत में ये सुनना अच्छा लगता है। ईगो हमें कॉन्फिडेंट बनाता है, फियरलेस बनाता है। लेकिन यही ईगो धीरे धीरे हमें एक ऐसे इल्यूजन में फंसा देता है जहां हम खुद को ही अपने ग्रोथ से रोकने लगते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ईगो कभी अचानक नहीं आता। वो छोटे छोटे थॉट्स के जरिए एंटर करता है। जैसे जब कोई हमें एडवाइस देता है और हम सोचते हैं, इससे बेहतर तो मुझे पहले से ही पता है। या जब कोई हमारी अचीवमेंट को एक्नॉलेज नहीं करता और हम अंदर से जलने लगते हैं, तब ईगो साइलेंटली हमारी थिंकिंग को हाईजैक करता है। अब आप सोचेंगे कि ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में फ़र्क क्या है। दोनों में एक थिन लाइन है, और यही लाइन हमें पहचाननी होगी। सेल्फ रिस्पेक्ट हमें ग्राउंडेड रखती है, ईगो हमें हवा में उड़ाती है। सेल्फ रिस्पेक्ट कहती है, मैं केपेबल हूँ लेकिन सीखना अभी बाकी है। जबकि ईगो कहती है, मुझे सब आता है, बाकी सब बेकार हैं। और इसी सोच से शुरू होता है डाउनफॉल। ईगो कभी सामने से आकर आपको गिराता नहीं, वो अंदर ही अंदर आपकी सोच को नैरो करता है, आपके आसपास के लोगों को इरेलीवेंट बना देता है और आपकी लर्निंग बंद कर देता है। आप सेम पैटर्न बार बार रिपीट करते हैं, लेकिन ब्लेम हमेशा दूसरों पर डालते हैं और फिर कहते हैं, लोग मेरी वैल्यू नहीं समझते। लेकिन क्या हमने कभी खुद से पूछा है, क्या मैं खुद को भी ऑनेस्ट तरीके से देख पा रहा हूँ? रायन इस बुक में यही समझाते हैं कि ईगो किसी एक स्टेज पर नहीं आता। वो आपकी ज़िंदगी के हर फेज़ में किसी न किसी फॉर्म में एक्टिव रहता है। जब आप कुछ शुरू कर रहे होते हैं, ईगो कहता है, तू सबसे तेज़ है, तू शॉर्टकट से भी जीत सकता है। जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, ईगो कहता है, अब तुझे किसी की ज़रूरत नहीं, तू सब खुद कर सकता है। और जब आप फॉल करते हैं, ईगो विस्पर करता है, तू विक्टिम है, दुनिया ने तुझे गिरा दिया। यानी हर मोमेंट में ईगो आपको गलत नैरेटिव सुनाने की कोशिश करता है, और अगर आप अलर्ट नहीं हुए तो आप उस कहानी पर बिलीव करने लगते हैं। अब चलिए एक रियल लाइफ स्टोरी से समझते हैं। एक यंग म्यूजिशियन जिसने कॉलेज के दिनों में अपना पहला एल्बम रिलीज़ किया। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, थोड़ी पहचान भी मिली। लेकिन कुछ महीनों बाद जब क्रिटिक्स ने उसकी नई म्यूज़िक को एवरेज बताया, तो इंस्टेड ऑफ इम्प्रूविंग, वो पब्लिकली लड़ने लगा। कहने लगा, लोग जेलस हैं, क्रिटिक्स बायस्ड हैं। उसका ईगो ये मानने को तैयार ही नहीं था कि उसकी ग्रोथ रुकी हुई है, और धीरे धीरे उसका काम इर्रेलेवेंट होता गया। यहाँ लेसन ये है, ईगो आपको अंदर से हॉलो बनाता है, लेकिन बाहर से प्राउड दिखाता है। और यही ड्युअलिटी आपको असल इम्प्रूवमेंट से दूर कर देती है। इसलिए अगर आप आज किसी भी गोल पर काम कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस हो, राइटिंग हो, आर्ट हो, या इवन पर्सनल ग्रोथ, सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है वो है, ईगो इज़ नॉट योर एज, इट्स योर ब्लाइंड फोल्ड। ईगो आपको ये सोचने पर मजबूर करता है कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। लेकिन रियल कॉन्फिडेंस वो होता है जो आपको ये सोचने दे कि मैं हर किसी से कुछ सीख सकता हूँ। जब आप ये माइंडसेट अडॉप्ट करते हैं, तभी आप खुद को ईगो से दूर रखते हैं। अब बात करते हैं ईगो के 3 सबसे सटल वेपन्स की। पहला है रिकग्निशन का हंगर, यानी हर काम इस इंटेंशन से करना कि लोग नोटिस करें। सोशल मीडिया ने इस हंगर को और बड़ा बना दिया है। आज लोग काम से पहले कैप्शन सोचते हैं, और जब काम पर कम लाइक्स आते हैं तो डीमोटिवेट हो जाते हैं। डूइंग ग्रेट वर्क मीन्स बीइंग ओके विद बीइंग इग्नोर्ड समटाइम्स। अगर आप हर बार अप्रिशिएट होने की उम्मीद करेंगे, तो आप हमेशा ईगो के हाथ में खेलते रहेंगे। दूसरा वेपन है कंपैरिजन। जब आप दूसरों को देखकर अपने वैल्यू को मेजर करने लगते हैं। आपने कुछ अच्छा किया, लेकिन जब आप देखेंगे कि कोई और वायरल हो रहा है, कोई और ज़्यादा कमाई कर रहा है, तो ईगो विस्पर करेगा, तू पीछे रह गया। और ये सोच आपकी पीस, फोकस और कंसिस्टेंसी
तीनों को खराब कर देती है। इंस्टेड आपको ये समझना होगा कि हर किसी का टाइमिंग, जर्नी और प्रोसेस अलग होता है, और कंपैरिजन से कोई रियल जॉय नहीं मिलता, सिर्फ टेम्पररी डोपामिन मिलता है जो बाद में एंग्जाइटी में बदल जाता है। तीसरा और सबसे डेंजरस वेपन है डिफेंसिवनेस, यानी जब कोई आपकी गलती बताए तो ईगो उसे अटैक समझता है। रायन कहते हैं, द एबिलिटी टू टेक क्रिटिसिज्म विदाउट ईगो इज द मार्क ऑफ रियल स्ट्रेंथ। अगर आप कंस्ट्रक्टिव फीडबैक को इग्नोर कर रहे हैं तो आप अपनी लर्निंग बंद कर रहे हैं। जितनी जल्दी आप खुद को ओपन रखेंगे उतनी जल्दी आप ग्रो करेंगे, और ईगो इसमें आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। एस्पायर नॉट ईगो, ये चैप्टर एक्सप्लोर करता है कि जब हम किसी ड्रीम या गोल के पीछे भागते हैं तो ईगो वहाँ कैसे क्वाइटली स्लिप इन करता है और हमें उसी रास्ते से भटका देता है जो हम खुद चुनते हैं। इमेजिन करो, एक यंग आर्टिस्ट जिसने रिसेंटली आर्ट स्कूल से ग्रेजुएट किया है। उसके अंदर एक फायर है, कुछ बड़ा करने का, दुनिया को अपनी कला से हिला देने का। लेकिन जैसे ही वो कुछ इनिशियल रिकग्निशन पाता है, उसका फोकस बदलने लगता है। अब वो डीप आर्ट बनाने की जगह सिर्फ अटेंशन सीकिंग क्रिएशंस पर शिफ्ट हो जाता है ताकि लोग उसे नोटिस करें। यही है ईगो का पहला ट्रैप। वो आपको ड्रीमर से परफॉर्मर बना देता है और फिर परफॉर्मर से प्रिटेंडर। रायन इस बात पर जोर देते हैं कि शुरू में हमें ईगो से ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए। ये जानना ज़रूरी है कि हम कुछ क्यों करना चाहते हैं, सिर्फ अपलॉज के लिए या असली इम्पैक्ट के लिए। एक एग्जाम्पल लो, एक एम्बिशियस पॉलिटिशियन जिसने अपने करियर की शुरुआत पब्लिक सर्विस के नाम पर की थी, लेकिन धीरे धीरे फेम और पावर ने उसे अपनी ग्रेविटी में खींच लिया, और आज वो वही काम कर रहा है जिससे लड़ने का उसने सपना देखा था। ईगो कभी एकदम से नहीं आता, वो साइलेंटली आपके एस्पिरेशंस को हाईजैक कर लेता है, और फिर आप खुद भी पहचान नहीं पाते कि आप अब किसके लिए काम कर रहे हैं, अपने पर्पस के लिए या अपने प्राइड के लिए। इसीलिए रायन सजेस्ट करते हैं कि एस्पिरेंट्स को हर समय खुद से एक सवाल पूछते रहना चाहिए, इज दिस अबाउट मी और अबाउट द मिशन? अगर आप ऑनेस्टली जवाब दे पाएं तो आप ईगो को अर्ली स्टेज पर ही रिकॉग्नाइज करके कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं उस फिलॉसफी की जो हर एस्पिरेंट के लिए एक मांट्रा बन सकती है, बढ़कर कम हो और अधिक करो। रायन बताते हैं कि जब हम किसी फील्ड में एंट्री लेते हैं तो हमारा काम है क्वाइटली सीखते जाना, बिना शो ऑफ के, बिना सेल्फ प्रमोशन के। लेकिन आज के सोशल मीडिया में लोग सीखने से ज़्यादा दिखाने में बिजी रहते हैं। वो हर छोटी सक्सेस को पोस्ट करते हैं, हर लर्निंग को कोट में बदलकर वायरल करना चाहते हैं। बट ट्रूथ ये है कि जितना ज़्यादा आप परफॉर्म करने में बिजी रहते हैं उतना ही कम आप सीख पाते हैं। रायन यहाँ एक नेवी सील की स्टोरी बताते हैं जिसने ईयर्स तक अनोनिमसली काम किया। नो इंटरव्यूज़, नो ब्रैगिंग, जस्ट डिसिप्लिन एंड ग्रोथ। और आज वो मिलिट्री में एक से सबसे अधिक सम्मानित नेता है, क्योंकि उसने ईगो को अपने पाथ में आने नहीं दिया। हम सबको ये समझना होगा कि ग्रेटनेस हमेशा स्पॉटलाइट में नहीं होती। कई बार वो साइलेंस में पल रही होती है, और ईगो आपको उसी साइलेंस से दूर ले जाना चाहता है। अब सोचिए, आपने कोई नया काम शुरू किया है, मे बी अ बिजनेस और अ क्रिएटिव प्रोजेक्ट। तो नेचुरली आप चाहते हैं कि लोग नोटिस करें, सराहें, अप्रिशिएट करें। लेकिन यही डिज़ायर अगर ईगो में बदल जाए तो आप अपने काम को उसके एसेंस से दूर कर देते हैं। आप काम नहीं कर रहे होते, आप रिएक्शंस के लिए परफॉर्म कर रहे होते हैं। रायन कहते हैं कि एक एस्पिरेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है टू बी हम्बल इन योर एम्बिशंस एंड रिलेंटलेस इन योर एक्शंस, यानी अपने विजन को कैरी करते हुए लो प्रोफाइल रहना और हर दिन साइलेंटली उसको बिल्ड करना। ईगो आपको कहेगा पोस्ट अबाउट इट, टॉक अबाउट इट, क्लेम योर स्पेस, लेकिन रियलिटी में एक्शन इज लाउडर देन अटेंशन। और जो लोग साइलेंटली कंसिस्टेंट रहते हैं वही इवेंचुअली सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट कमाते हैं। यही रीज़न है कि कई बड़े एंटरप्रेन्योर्स, राइटर्स, साइंटिस्ट्स जिनके बारे में आपने शायद ज़्यादा सुना भी नहीं होगा, उन्होंने क्वाइटली वो काम किया जो दुनिया को साइलेंटली बदल गया। तो अगर आप भी किसी एम्बिशन के पीछे जा रहे हैं तो एक बार खुद से पूछिए, क्या आप कुछ प्रूव करना चाहते हैं या कुछ क्रिएट करना? क्या आप अपलॉज चाहते हैं
या इम्पैक्ट? ये सवाल ईगो को पहचानने और खुद को रियल पर्पस से कनेक्ट करने के लिए सबसे पावरफुल टूल्स हैं। और याद रखिए, ईगो हमेशा आपको शॉर्टकट्स दिखाएगा, शॉर्टकट्स टू फेम, रिकग्निशन, वैलिडेशन। लेकिन ट्रू एस्पिरेंट्स को चाहिए लॉन्ग रोड, द रोड विद डेप्थ, डिसिप्लिन एंड डायरेक्शन, क्योंकि वही रास्ता असली सेटिस्फैक्शन देता है। सक्सेस जब ईगो आपके अचीवमेंट के साथ घुसपैठ करता है, जी हाँ, सक्सेस वो जगह है जहाँ ईगो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि वहाँ पर वैलिडेशन, प्रेज़ और अचीवमेंट्स ईगो को डायरेक्ट फ्यूल देते हैं। इमेजिन करो, आपने दिन रात मेहनत की, कुछ बड़ा अचीव किया, लोगों की नज़रों में आपकी वैल्यू बढ़ गई, कॉम्प्लीमेंट्स आने लगे, मीडिया आपको कवर करने लगा और आप सोचने लगे, अब मैं अलग लीग में हूँ, अब मुझे किसी की बात नहीं सुननी। यही सोच ईगो का सिग्नेचर है। वो सक्सेस को एंड पॉइंट समझ लेता है और ग्रोथ वहीं रुक जाती है। रायन यहाँ एक पावरफुल लाइन कहते हैं, सक्सेस इज इंटॉक्सिकेटिंग एंड ईगो लव्स टू ड्रिंक। ईगो को सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब आप पीक पर होते हैं, क्योंकि तब वो आपको असली काम से हटाकर इल्यूजन में फंसा देता है। एक स्टोरी से समझते हैं। एक स्टार्टअप फाउंडर जिसने कुछ ही सालों में अपनी कंपनी को करोड़ों की वैल्यूएशन तक पहुंचा दिया। इन्वेस्टर्स इम्प्रेस्ड थे, मीडिया उसे नेक्स्ट बिग विजनरी कह रही थी। लेकिन सक्सेस के बाद उसने अपने एडवाइजर्स की बातें सुनना बंद कर दी। हर सजेशन पर रिएक्ट करने लगा, मुझे मत सिखाओ, देखो मैंने क्या बना दिया है। वो खुद को अनटचेबल समझने लगा और बस यहीं से डाउनफॉल शुरू हुआ। कुछ गलत डिसीजंस लिए गए, मार्केट बदला और बिजनेस क्रैश कर गया। लेसन सिंपल है, सक्सेस कभी फाइनल नहीं होती, लेकिन ईगो उसे परमानेंट क्राउन समझ लेता है। अब बात करते हैं उस डेंजरस इल्यूजन की जो ईगो सक्सेस के बाद क्रिएट करता है, और वो है मैं ही रीज़न हूँ इस अचीवमेंट का। यानी आप अपनी मेहनत, अपनी स्ट्रैटेजी, अपने इंटेलिजेंस को ओवर ग्लोरीफाई करने लगते हैं और बाकी फैक्टर्स जैसे लक, टाइमिंग, टीम सपोर्ट, इन सब को इग्नोर कर देते हैं। रायन कहते हैं, ईगो मेक्स यू फॉरगेट द एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट मेड सक्सेस पॉसिबल। अगर आप ध्यान से सोचें तो हर बड़ी अचीवमेंट के पीछे सिर्फ आपकी मेहनत नहीं, कई चीज़ें प्ले करती हैं। राइट पीपल, राइट प्लेस, राइट मोमेंट। लेकिन ईगो सिर्फ एक ही वॉइस सुनना चाहता है, इट वॉज ऑल यू। और इसी सोच से एरोगेंस पैदा होती है, ओवर कॉन्फिडेंस आता है और आपकी डिसीजंस शॉर्ट साइटेड हो जाती हैं। अब एक और पावरफुल पॉइंट, ईगो सक्सेस के बाद आपको परफॉर्मर से प्रोटेक्टर बना देता है। आप नया सीखना छोड़ देते हैं, रिस्क लेना बंद कर देते हैं, क्योंकि ईगो कहता है अब सब कुछ लूज हो सकता है, सेफ रहो। लेकिन सेफ खेलने से कभी ग्रोथ नहीं मिलती। रायन इस बारे में एक एग्जाम्पल देते हैं, एक बेस्ट सेलिंग ऑथर जिसने अपनी पहली किताब से इतना बड़ा नाम कमा लिया कि वो दोबारा लिखने से डरने लगा, क्योंकि ईगो ने विस्पर किया, व्हाट इफ योर नेक्स्ट बुक फेल्स। और उसने सालों तक कुछ नहीं लिखा। ईगो आपको विनर नहीं बनाता, ईगो आपको फ्रोजन बना देता है सक्सेस की एक इमेज में, और आप उसमें ही स्टक रह जाते हैं। अब सोचिए, क्या आपने कभी किसी अचीवर को देखा है जो एरोगेंट हो गया हो? शायद आपने भी महसूस किया हो कि वो पहले जितना अप्रोचेबल था उतना अब नहीं है, पहले जितना क्यूरियस था अब उतना स्टबर्न हो गया है। यही डिफरेंस होता है बिटवीन सक्सेस विथ ईगो वर्सेस सक्सेस विथ ह्यूमिलिटी। एक ट्रू सक्सेसफुल इंसान वो है जो अचीवमेंट के बाद भी स्टूडेंट बना रहता है, जो लोगों की बातों को सुनता है, जो खुद पर हंसने की कैपेसिटी रखता है और जो हमेशा खुद से बड़ा पर्पस सर्व करता है। ईगो वाले लोग हर बार खुद को सेंटर में रखते हैं, लेकिन ग्रेट लोग खुद को बैकग्राउंड में रखकर काम करते हैं। रायन कहते हैं, सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन ये है कि आप इसके लायक हैं। यानी जब आप बिलीव करने लगते हैं कि आपको सब कुछ मिलना ही चाहिए क्योंकि आप बेस्ट हो, तो वही असम्पशन आपको एंटाइटल्ड बना देती है। और एंटाइटल्ड इंसान ना फीडबैक लेता है, ना टीम में काम करता है, ना बदलना चाहता है, और एंड में वो अकेला रह जाता है। तो दोस्तों, अगर आप आज किसी पीक पर खड़े हैं, अगर आप कुछ बड़ा अचीव कर चुके हैं, तो खुद से पूछिए, क्या आप अभी भी सीख रहे हैं? क्या आप हम्बल हैं? क्या आप ग्रैटिट्यूड में रूटेड हैं या ईगो में? याद रखिए, सक्सेस ईगो को ट्रिगर करती है, लेकिन आपका अवेयरनेस
ईगो को न्यूट्रल कर सकती है। रहो एक छात्र, भले ही आप एक मास्टर हों। यही मांट्रा है सस्टेनेबल सक्सेस का। फेलियर, जब ईगो आपको टूटने नहीं बल्कि बिखरने पर मजबूर करता है। क्या फेलियर खुद पेनफुल है या उसे पेनफुल ईगो बना देता है? रायन इस पॉइंट को बहुत डीप तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं कि फेलियर अपने आप में फाइनल नहीं होता, लेकिन जब ईगो उसे आइडेंटिटी से जोड़ लेता है तब वो आपके अंदर शेम, गिल्ट और रिजेंटमेंट भर देता है। इमेजिन कीजिए, आपने किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी पर काम किया था, दिल लगाकर मेहनत की, लेकिन रिजल्ट नहीं मिला, रिजेक्शन मिल गया, क्रिटिसिज्म सुनना पड़ा या कोई और आपसे आगे निकल गया। अब यहाँ दो रिस्पॉन्सेस पॉसिबल हैं। एक है आप ऑनेस्टली रिफ्लेक्ट करें, सीखें और आगे बढ़ें, और दूसरा है कि ईगो आपको कहे तू फेल नहीं हुआ, दुनिया गलत थी, लोग अप्रिशिएट करना नहीं जानते। यही सोच ईगो की मैनिपुलेशन है, जो आपको रिकवरी से दूर ले जाकर ब्लेम गेम में फंसा देती है। अब एक रियल स्टोरी लेते हैं। एक यंग एक्टर जिसने लगातार 3 ऑडिशंस में रिजेक्शन फेस किया। पहली बार लगा शायद परफॉर्मेंस वीक थी, उसने प्रैक्टिस बढ़ाई। दूसरी बार लगा टाइमिंग मिस हो गया, फिर भी इम्प्रूव किया। लेकिन तीसरी बार रिजेक्शन के बाद ईगो एक्टिवेटेड हो गया। उसने कह दिया, ये इंडस्ट्री ही बायस्ड है, यहाँ टैलेंट नहीं चलता। और उसी दिन से उसने ट्राई करना छोड़ दिया। यही होता है ईगो का ट्रैप। वो आपको ग्रो नहीं करने देता, क्योंकि उसके लिए एडमिट करना कि मैं गलत था या मुझे और सीखने की ज़रूरत है अनबेरेबल होता है। रायन कहते हैं, फेलियर हर्ट्स मोर व्हेन ईगो इज अटैच्ड टू आउटकम। यानी जब आप खुद को रिजल्ट से जोड़ लेते हैं, तब रिजल्ट के बिगड़ते ही आपकी आइडेंटिटी भी हिल जाती है। फेलियर के बाद ईगो आपको 3 तरीके से डैमेज करता है। पहला, वो आपको एक्सक्यूजेस सिखाता है कि क्यों आप असल में रॉन्ग नहीं थे और दुनिया गलत थी। दूसरा, वो आपको विथड्रॉ करवा देता है, यानी आप अगली कोशिश ही नहीं करते क्योंकि ईगो को दोबारा चोट लगने का डर होता है। और तीसरा, ईगो आपको बिटर बना देता है। आप दूसरों की सक्सेस को क्वेश्चन करने लगते हैं, खुद को विक्टिम मानने लगते हैं। और ये तीनों ही रिस्पॉन्सेज आपके लिए नहीं, ईगो के सर्वाइवल के लिए होते हैं। थिंक अबाउट इट। जब हम फेल होते हैं, ईगो सबसे ज़्यादा इनसिक्योर हो जाता है, क्योंकि उसे अपनी सुपीरियॉरिटी नैरेटिव को बचाना होता है। और वो आपसे कहता है, तू सही था, सब गलत थे। अब आप सोचेंगे, इससे कैसे बचा जाए? रायन यहाँ एक सॉल्यूशन ऑफर करते हैं। अपनी पहचान को परिणाम से अलग करें। यानी आप जो काम कर रहे हैं उसे पूरी ईमानदारी से कीजिए, लेकिन रिजल्ट को अपनी सेल्फ वर्थ से मत जोड़िए। अगर आप फेल होते हैं तो उसे फीडबैक की तरह देखिए, न कि फाइनल वर्डिक्ट की तरह। एक ग्रेट एग्जाम्पल है थॉमस एडिसन का, जिसने एक बार कहा था, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क। ये एटीट्यूड ईगो से नहीं आता, ये एक हम्बल लर्निंग माइंडसेट से आता है। फेलियर ईगो को किल करता है, लेकिन अगर आप ईगो को पहले से कंट्रोल कर लें तो फेलियर आपको लिफ्ट कर सकता है। अब एक और खतरनाक पैटर्न समझते हैं। कुछ लोग फेलियर के बाद एक्सट्रीम आइसोलेशन में चले जाते हैं। वो अपने आसपास के लोगों से कट जाते हैं, किसी की बात नहीं सुनते और खुद को एक शेल में बंद कर लेते हैं। ईगो कहता है, तू अकेले ही काफ़ी है, किसी की ज़रूरत नहीं। लेकिन ट्रूथ ये है कि हीलिंग अकेले पॉसिबल नहीं होती। हमें दूसरों की हेल्प, एडवाइस और सपोर्ट की ज़रूरत होती है। रायन कहते हैं, ईगो आइसोलेट्स अस, ह्यूमिलिटी कनेक्ट्स अस। यानी अगर आप ईगो के वर्ड्स में आकर अकेले रह जाएंगे तो आप ग्रोथ की सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी से दूर हो जाएंगे, और वो है कलेक्टिव विजडम। अब सोचिए, क्या आपने कभी किसी रिजेक्शन के बाद खुद से या दूसरों से कटाव महसूस किया है? क्या आपने खुद को ये कहकर रोक लिया है कि अब कोई फ़ायदा नहीं या मुझसे नहीं होगा? अगर हाँ, तो समझ लीजिए वो ईगो बोल रहा था, ना कि आपकी रियल स्ट्रेंथ। और तभी ज़रूरी है कि आप ईगो की आवाज़ से डिफरेंशिएट कर पाएं और खुद से जेंटली कह पाएं, फेल होना गलत नहीं है, फेल होकर रुक जाना गलत है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा टेकअवे यही है, ईगो फेलियर को इंसान का एंड पॉइंट बनाता है, लेकिन ह्यूमिलिटी उसे लर्निंग पॉइंट बना देती है। अगर आप अपने पेन को प्रोसेस करते हैं, अपनी गलती को ऑनेस्टली एक्सेप्ट करते हैं और आगे बढ़ने की करेज रखते हैं, तो आप ईगो को हारने पर मजबूर कर सकते हैं।
और एक दिन आप खुद पीछे मुड़कर कह पाएंगे, दैट फेलियर मेड मी हु आई एम। द कैनवस स्ट्रैटेजी। जब आप दूसरों की सफलता का रास्ता बनाते हैं तो आपकी ईगो कैसे शांत होती है? आपकी सक्सेस में और आपकी फेलियर में साइलेंटली घुसपैठ करता है। लेकिन अब रायन हमें एक बिल्कुल अलग और पावरफुल माइंडसेट की तरफ ले जाते हैं, जिसे वो कहते हैं द कैनवस स्ट्रैटेजी। नाम सुनने में सिंपल लग सकता है, लेकिन इसके पीछे जो फिलॉसफी है वो ईगो को न सिर्फ कंट्रोल करती है बल्कि उसे डिसॉल्व भी करती है। रायन बताते हैं कि कैनवस स्ट्रैटेजी का मतलब है खुद को उस इंसान की तरह देखना जो दूसरों के लिए कैनवस तैयार करता है ताकि वो अपने आर्ट को पेंट कर सकें। यानी आप खुद को स्पॉटलाइट में लाने की बजाय दूसरों के लिए स्टेज रेडी करते हैं। और यही काम अगर आप बिना ईगो के कर पाए तो आपकी लर्निंग, रेपुटेशन और वैल्यू एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। इमेजिन कीजिए एक थिएटर असिस्टेंट जो बैकग्राउंड में रहकर पूरी स्टेज तैयार करता है, कर्टन्स, लाइट्स, प्रॉप्स, लेकिन खुद कभी स्पॉटलाइट में नहीं आता। ईयर्स बाद जब उसे डायरेक्टरशिप मिलती है तो वो जानता है स्टेज कैसे रन होती है, क्योंकि उसने सब ऑब्जर्व किया है, क्वाइटली, पेशेंटली और ईगो फ्री। अब सवाल उठता है, कोई इंसान क्यों दूसरों की सक्सेस के लिए खुद को बैकग्राउंड में रखे? ईगो तो हमेशा कहता है, मैं हीरो हूं, मुझे ही स्पॉटलाइट मिलनी चाहिए। रायन कहते हैं यही ईगो का इल्यूजन है जो आपको शॉर्ट टर्म रिकग्निशन का हंगर देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म मास्टरी से दूर कर देता है। जब आप दूसरों के लिए काम करते हैं, असिस्टेंट बनकर, कंट्रीब्यूटर बनकर, तो आप इनडायरेक्टली खुद को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, साइलेंटली, डीपली, सस्टेनेबली। द पर्सन हु क्लियर्स द पाथ फॉर अदर्स वॉक्स द फारदेस्ट, रायन लिखते हैं। यानी जो दूसरों का रास्ता साफ करता है वो खुद सबसे दूर तक पहुंचता है। एक पावरफुल स्टोरी लेते हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन की। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत किसी बड़े पोस्ट से नहीं बल्कि दूसरों के लिए काम करके की थी। वो लोगों के स्पीचेस को एडिट करते थे, प्रिंटिंग प्रेस में काम करते थे, पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे। सब बैकग्राउंड रोल्स थे, नो फेम, नो ग्लोरी। लेकिन इसी प्रोसेस में उन्होंने इतना सीखा, इतनी कनेक्शंस बनाई और इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की कि बाद में वो खुद एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीडर बन सके। उन्होंने कैनवस क्रिएट किया और एक दिन उसी पर अपनी मास्टरपीस भी बनाई। कैनवस स्ट्रैटेजी हमें एक और चीज़ सिखाती है, ईगोलेस सर्विस। यानी ऐसा काम करना जिसमें आपकी आइडेंटिटी सेंटर में ना हो बल्कि वैल्यू सेंटर में हो। आज के दौर में ये रेयर है क्योंकि सोशल मीडिया, पर्सनल ब्रांडिंग और इंस्टेंट वैलिडेशन के समय में हर कोई चाहता है कि उसे ही देखा जाए, उसे ही माना जाए। लेकिन सच यही है कि जो लोग बैकग्राउंड से क्वाइटली वैल्यू क्रिएट करते हैं वही एक दिन सबसे बड़े बनते हैं। फाइंड कैनवसेस टू पेंट ऑन फॉर अदर्स, पिक अप द ब्रूम, क्लियर द पाथ। यानी जहाँ भी मौका मिले किसी की मदद कीजिए, किसी के लिए रास्ता बनाइए, बिना शोर, बिना फेम के। और देखिए कैसे आपकी खुद की डेप्थ बिल्ड होती है। अब कुछ लोग सोचेंगे, अगर मैं हमेशा दूसरों के लिए कैनवस बनाता रहूं तो खुद कब शाइन करूंगा? रायन इस सवाल का जवाब बड़ी क्लैरिटी से देते हैं। शाइन तब आता है जब आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होती है, और फाउंडेशन तभी स्ट्रांग बनती है जब आप क्वाइटली सीखते हैं, सर्व करते हैं और ईगो को साइड में रखते हैं। ग्रेट लीडर्स, ग्रेट क्रिएटर्स और ग्रेट थिंकर्स सभी ने कभी ना कभी किसी और की जर्नी में कंट्रीब्यूशन दिया है और उसी से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई। एक और एडवांटेज है इस स्ट्रैटेजी का, ये आपके अंदर ग्रैटिट्यूड और एम्पैथी पैदा करती है। जब आप दूसरों के काम में जेन्युइनली हेल्प करते हैं तो आप उनकी स्ट्रगल समझते हैं और ये आपको ग्राउंडेड बनाता है। ईगो हमेशा कंपैरिजन करता है, वो मुझसे बेटर क्यों है? लेकिन कैनवास स्ट्रैटेजी आपको कोलैबोरेशन सिखाती है, मैं उसे बेहतर बनने में कैसे मदद कर सकता हूँ। और यही एटीट्यूड आपको एक बेहतर सीखने वाला, बेहतर टीम मेंबर और बेहतर लीडर बनाता है। तो अगर आप अभी अपने करियर के अर्ली फेज में हैं या फिर किसी नई जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं तो रायन की एडवाइस है, कैनवस स्ट्रैटेजी अपनाइए, दूसरों के लिए काम कीजिए, बिना नाम की चिंता किए, बिना क्रेडिट की भूख लिए, और यकीन मानिए
एक दिन वही लोग आपके लिए रास्ता बनाएंगे और आप खुद भी दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनेंगे। रिस्ट्रेन योर सेल्फ जब ईगो बोलना चाहता है और आपको चुप रहना सीखना होता है। एस्पिरेशंस, सक्सेस और फेलियर्स को क्वाइटली मैनिपुलेट करता है। और फिर कैसे कैनवस स्ट्रैटेजी से आप ईगो को कंट्रोल करके दूसरों की मदद करते हुए खुद ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं एक ऐसी स्किल की जो शायद सबसे अंडररेटेड है, रिस्ट्रेंट, यानी खुद को रोकना जब अंदर से अर्ज हो कुछ बोलने की, कुछ क्लेम करने की, कुछ दिखाने की, लेकिन आप कॉन्शियसली चूज करें, नहीं, अभी साइलेंस ज़्यादा पावरफुल है। ईगो वांट्स रिकग्निशन, रिस्ट्रेंट बिल्ड्स रिस्पेक्ट, यानी ईगो हर पल वैलिडेशन ढूंढता है, लेकिन जो इंसान रिस्ट्रेंट दिखाता है वो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिस्पेक्ट बिल्ड करता है। सोचिए, जब आपको कोई प्रोवोक करता है और आप फायर बैक करने की बजाय काल्मली रिस्पॉन्ड करते हैं या बिल्कुल साइलेंस चूज करते हैं, ये स्ट्रेंथ है। लेकिन ईगो को ये बर्दाश्त नहीं होता। वो कहता है, तू चुप क्यों है, कुछ बोल, अपना पॉइंट रख, खुद को प्रूव कर। और यही ट्रैप होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप खुद को जस्टिफाई करते हैं उतना ही ज़्यादा आप ईगो के हाथों खेलते हैं। रायन बताते हैं कि रिस्ट्रेंट सिर्फ एक्शंस में नहीं, थॉट्स में भी ज़रूरी है। जब आप खुद को खुद से भी डिफेंड करना छोड़ते हैं, वहीं से रियल मैच्योरिटी शुरू होती है। एक क्लासिक एग्जाम्पल लेते हैं। एक यंग एग्जीक्यूटिव ने अपने बॉस के सामने एक प्रेजेंटेशन दी और बॉस ने उसमें कुछ हार्श क्रिटिसिज्म किया। अंदर से उसका ईगो चीख रहा था, मैंने इतनी मेहनत की, इसने अप्रिशिएट भी नहीं किया। लेकिन उसने खुद को रोक लिया, रिएक्ट नहीं किया, ना ही डिफेंड किया। बाद में जब बॉस ने देखा कि उसने काल्म रहकर नेक्स्ट वर्जन में इम्प्रूवमेंट किया है, तो उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया गया। लेसन सिंपल है, रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो, और कभी कभी रिस्पॉन्ड भी मत करो। ईगो आपको हर टाइम कुछ प्रूव करने की अर्जेंसी देता है, लेकिन रिस्ट्रेंट आपको पावरफुल बनाता है, साइलेंट, ग्राउंडेड, अनशेकेबल। अब बात करते हैं रिस्ट्रेंट इन स्पीच की। जब आप किसी कॉन्वर्सेशन में हो और ईगो आपको पुश करे, अपना एग्जाम्पल दे, अपने अचीवमेंट्स बता, दूसरों से बेहतर दिख, तब क्या आप खुद को रोक पाते हैं? रायन कहते हैं, द मोर यू टॉक द लेस पीपल लिसन, यानी हर बार खुद के बारे में बोलने से आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं बढ़ती, कम हो जाती है। रियल पावर तब होती है जब आप अपने वर्ड्स को कंट्रोल कर पाते हैं और बोलने की जगह काम करने को चुनते हैं। एक और एंगल से देखें, जब आप कोई नई स्किल सीख रहे होते हैं और आपको थोड़ा सक्सेस मिलने लगता है, ईगो कहता है, अब सबको बता दें, शो कर दे कि तू एक्सपर्ट बन चुका है। लेकिन रिस्ट्रेंट आपको कहता है, अब भी सीखने को बहुत कुछ है, अभी बोलने का नहीं, बिल्ड करने का समय है। रायन इस बारे में कहते हैं, साइलेंट वर्क लीड्स टू लाउड रिजल्ट्स, यानी जब आप दिखाने से ज़्यादा करने पर फोकस करते हैं, तब आपकी प्रोग्रेस एक ऐसी डेप्थ पाती है जो दिखावे से कभी नहीं आ सकती। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं, अब्राहम लिंकन का। उन्होंने सिविल वॉर के दौरान एक जनरल को हार्शली क्रिटिसाइज करने के लिए एक बहुत लंबा एंग्री लेटर लिखा, लेकिन वो लेटर कभी भेजा नहीं। उन्होंने अपने गुस्से को पेपर पर निकाला, लेकिन एक्शन में रिस्ट्रेंट रखा। यही विजडम है। आपके फीलिंग्स वैलिड हो सकते हैं, लेकिन हर इमोशन पर एक्शन लेना ज़रूरी नहीं होता। ईगो आपको एक्शन की अर्जेंसी देता है, लेकिन रियल पावर रिस्ट्रेंट में है। तो दोस्तों, अब आप खुद से पूछिए, क्या आप हर सिचुएशन में खुद को बोलने, रिएक्ट करने, जस्टिफाई करने से रोक पाते हैं, या ईगो हर बार आपको प्रोवोक करता है? रिस्ट्रेंट एक डिसिप्लिन है जो प्रैक्टिस से आता है, और जब आप ये सीख जाते हैं तो आपकी एनर्जी बचती है, आपकी क्लैरिटी बढ़ती है और आप इनर पीस से ऑपरेट करने लगते हैं। इस चैप्टर का कोर यही है, लेट योर साइलेंस बी योर स्ट्रेंथ, लेट योर ईगो स्टार्व एंड लेट योर एक्शंस डू द रियल टॉकिंग। ईगो को सबसे ज़्यादा चोट चुप्पी से लगती है और सबसे ज़्यादा ग्रोथ रिस्ट्रेंट से होती है। गेट आउट ऑफ योर ओन हेड, जब हम खुद ही अपने रास्ते की दीवार बन जाते हैं। रायन हॉलिडे इसे कहते हैं ट्रैप्ड इन योर ऑन हेड, यानी जब आपकी थॉट्स का ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप दुनिया को क्लियरली देख ही नहीं पाते। ईगो यहाँ पर एक इल्यूजन क्रिएट करता है कि आप स्पेशल हो, यूनिक हो, सब कुछ आपके बारे में है। लेकिन यही इल्यूजन
आपको दुनिया से डिस्कनेक्ट करने लगता है। इमेजिन करिए, आपने कोई आइडिया सोचा, कोई ड्रीम देखा और फिर आप उसी में इतना खो गए कि आप प्लानिंग, बिल्डिंग, एग्जीक्यूशन ये सब भूल गए। आप बस सोचते रहे, ड्रीम करते रहे, फ्यूचर विजुअलाइज करते रहे और फिर महीने निकल गए। साउंड्स फेमिलियर? रायन इस माइंडसेट को कहते हैं जीवित में एक कल्पना द्वारा, आत्ममोह द्वारा बनाई गई। और जब आप एक्शन की जगह इमेजिनेशन में रहने लगते हैं तो ईगो आपको एक राजा बना देता है, लेकिन सिर्फ आपके दिमाग के अंदर। अब आप सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है जब आपने किसी प्रोजेक्ट या गोल के बारे में बस सोच सोच कर इतना टाइम वेस्ट कर दिया कि कुछ स्टार्ट ही नहीं किया। ईगो आपको कहता है परफेक्ट मोमेंट का वेट करो और तब तक इमेजिन करते रहो कि तुम कितने बड़े बनोगे। लेकिन ट्रूथ ये है कि परफेक्ट मोमेंट कभी आता ही नहीं। रियल अचीवर्स इमेजिनेशन से ज़्यादा एग्जीक्यूशन में बिलीव करते हैं, और जो लोग सिर्फ अपने ही माइंड में रहते हैं वो स्लोली धीरे धीरे रियलिटी से कट जाते हैं। रायन कहते हैं जीविता के साथ, जागरूकता के साथ, न कि कल्पना में। मतलब ये कि अवेयरनेस आपको करंट रियलिटी से जोड़ती है और इमेजिनेशन आपको फॉल्स होप देती है। सेल्फ अवेयरनेस आपको बताती है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है और क्या इंप्रूव करना है। लेकिन ईगो आपको सिर्फ ग्रेटनेस के फैंटेसी में रखता है, जहां सब परफेक्ट है, स्ट्रगल नहीं है और आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो। एक एक्टर का एग्जाम्पल लेते हैं जिसने थिएटर में काम करते हुए कई साल बिता दिए। वो खुद को सोचता था, मैं हॉलीवुड में एक दिन स्टार बनूंगा, ऑस्कर जीतूंगा, सब मुझे जानेंगे। लेकिन वो बस सोचता रहा, कभी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली, ऑडिशंस में कंसिस्टेंट नहीं गया और ना ही अपने क्राफ्ट को पॉलिश किया। उसका ईगो उसे बार बार कहता रहा, तू बॉर्न स्टार है, बस टाइम की बात है। लेकिन रियलिटी में वो अपने ही इल्यूजन्स में फंस चुका था और एक्शन लेने से डरता था, क्योंकि एक्शन रियलिटी से कन्फ्रंटेशन लाता है। फ्रेंड्स, रायन इस इल्यूजन को ब्रेक करने के लिए एक सिंपल प्रिंसिपल बताते हैं। डोंट बी ट्रैप्ड इन योर ओन स्टोरी। हर इंसान अपने माइंड में एक कहानी बना लेता है, मैं ये बनूंगा, वो करूंगा, एक दिन सब बदल जाएगा। लेकिन अगर उस स्टोरी के साथ कंसिस्टेंट एक्शन नहीं है तो वो सिर्फ एक ईगो ड्रिवन फैंटेसी है। और जब आप ये रिकग्नाइज कर लेते हो कि आप अपने ही दिमाग के कैदी बन चुके हो, तभी फ्रीडम पॉसिबल है। अब बात करते हैं ओवर थिंकिंग की, जो ईगो का दूसरा फॉर्म है। जब आप किसी चीज़ के बारे में बार बार सोचते हो, एनालाइज करते हो, डाउट करते हो, क्या मैं अच्छा हूँ, क्या लोग मुझे जज करेंगे, क्या मैं फेल हो जाऊंगा, तो ईगो सीक्रेटली आपको बिजी रखता है ताकि आप एक्चुअल स्टेप्स ना लो। ये एक ट्रैप है जो ईगो ने आपको स्टक रखने के लिए बनाया है। सॉल्यूशन क्या है? रायन कहते हैं अपने सिर से बाहर निकलो और काम पर जाओ। यानी जितना कम सोचोगे उतना ज़्यादा कर पाओगे। एक्शन ही ईगो को ब्रेक करता है। जितना ज़्यादा आप ग्राउंड रियलिटी से जुड़ते हो उतना ज़्यादा ईगो पीछे हटता है। सो स्टॉप इमेजिनिंग एंड स्टार्ट एंगेजिंग। इस चैप्टर का कोर मैसेज है, अगर आप अपने ही माइंड में फंसे हो तो आप दुनिया के साथ कनेक्ट नहीं कर पाओगे, और अगर आप दुनिया से डिस्कनेक्टेड हो तो प्रोग्रेस एक इल्यूजन बनकर रह जाएगी। खुद को ज़रूरत से ज़्यादा सीरियस लेना, खुद को सेंटर ऑफ द यूनिवर्स मानना, ये सब ईगो के सटल ट्रैप्स हैं। द डेंजर ऑफ अर्ली प्राइड। जब सक्सेस का थोड़ा सा टेस्ट हमें अंधा कर देता है। इस चैप्टर में रायन हॉलिडे एक बहुत ही सुभट्टल लेकिन पावरफुल ईगो ट्रैप की बात करते हैं, ईयरली प्राइड। यानी जब हमने बस शुरुआत भर की होती है, लेकिन ईगो हमें कन्विंस कर देता है कि हमने पूरी जीत हासिल कर ली है। ये वही मोमेंट होता है जहां मोस्ट पीपल रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है बस अब मैं पहुंच गया हूं। लेकिन यही ईगो ड्रिवन प्राइड सबसे बड़ा रीज़न बनता है फेलियर का। अब ज़रा सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि आपने किसी गोल की तरफ थोड़ा प्रोग्रेस किया, थोड़ी तारीफ मिली, थोड़ी विजिबिलिटी आई और अचानक से आप खुद को बहुत बड़ा समझने लगे? आपने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया, प्लानिंग बंद कर दी और मेहनत में ढील आ गई। यही होता है अर्ली प्राइड का असर। रायन कहते हैं ईगो टेल्स अस वीव ऑलरेडी अराइव्ड इवन व्हेन वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। यानी ईगो आपको एक इल्यूजन देता है कि बस अब कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सच तो ये है कि रियल जर्नी तो वहीं से शुरू होती है,
एक एग्जाम्पल लेते हैं। इमेजिन करिए एक राइटर जिसने अपनी पहली बुक पब्लिश की और वो थोड़ी सक्सेसफुल भी हो गई। अब ईगो उसे कहता है, तू तो अब ऑथर बन चुका है, तेरी किताब चल गई, तू जीनियस है। और फिर वो राइटर राइटिंग को लेकर लापरवाह हो जाता है। वो प्रैक्टिस छोड़ देता है, वो सीखना बंद कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब उसे सब आता है। यही ईगो ड्रिवन ओवर कॉन्फिडेंस धीरे धीरे उसके डाउनफॉल का कारण बनता है। इसीलिए रायन वॉर्न करते हैं, बिवेयर ऑफ द कंफर्ट दैट कम्स फ्रॉम स्मॉल विक्ट्रीज। ईगो छोटी जीत को फाइनल विक्ट्री बना देता है, लेकिन रियलिटी में वो सिर्फ शुरुआत होती है। जो लोग अपने पहले अचीवमेंट को ही अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते। और सबसे खतरनाक बात ये होती है कि अर्ली प्राइड आपको हम्बल होने से रोकता है। आप फीडबैक लेना बंद कर देते हो, आप दूसरों से सीखना बंद कर देते हो, और सबसे बुरा, आप खुद को अपडेट नहीं करते। ईगो आपको एक कंफर्ट जोन में रखता है, जहां सब कुछ ईजी और प्रिडिक्टेबल लगता है। लेकिन ग्रोथ हमेशा अनकंफर्टेबल जोन में होती है। अब बात करते हैं एक पावरफुल कोट की। रायन लिखते हैं, प्राइड मेक्स अस आर्टिफिशियल, ह्यूमिलिटी मेक्स अस रियल। मतलब ये कि प्राइड हमें एक नकली वर्जन में बदल देता है, जहां हम खुद को उस लेवल पर दिखाना चाहते हैं जहां हम एक्चुअल में पहुंचे ही नहीं हैं। जबकि ह्यूमिलिटी हमें ग्राउंडेड रखती है, रियल रखती है, जहां हम एक्सेप्ट करते हैं कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। एक एथलीट का एग्जाम्पल लीजिए, जिसने कुछ टूर्नामेंट्स जीते और उसे लगा कि अब वो अनबीटेबल है। वो प्रैक्टिस छोड़ देता है, वो ट्रेनिंग लाइटली लेने लगता है, और जब एक नया हंग्री कॉम्पिटिटर आता है तो वो उसे हरा देता है। क्यों? क्योंकि ईगो ने उसे कमज़ोर बना दिया था, अंदर ही अंदर। रायन इस पूरे प्रोसेस को एक बहुत ही सटीक वर्ड में डिफाइन करते हैं, नैरेटिव फैलेसी। यानी जब हम एक कहानी बना लेते हैं अपने माइंड में कि हम सक्सेसफुल हैं, हमने सब हासिल कर लिया है, और फिर उसी कहानी में खुद को लॉस्ट कर देते हैं। यही कहानी हमें एरोगेंट बनाती है, ब्लाइंड बना देती है, और हम अपने अगले कदम नहीं देख पाते। तो सॉल्यूशन क्या है? रायन कहते हैं, प्राइड को प्रपोज के साथ बदल दें। यानी हर बार जब ईगो आपको कहे कि तू पहुंच चुका है, आप खुद से पूछिए, मेरी नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आप खुद को रिमाइंड करिए कि जर्नी अभी बाकी है। चाहे कोई कितना भी प्रेज करे, आप खुद को स्टूडेंट समझिए। एक बहुत ब्यूटीफुल बात रायन बताते हैं, रहो एक छात्र। मतलब ये कि चाहे आप किसी भी लेवल पर पहुंचो, खुद को लर्नर मानो। हर सिचुएशन, हर फेलियर, हर फीडबैक को सीखने का चांस समझो। ईगो को बस एक ही चीज़ हराती है, कंसिस्टेंट ह्यूमिलिटी। और अगर आप उस प्राइड को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं जो अंदर ही अंदर क्रीप कर रही है, तो आप ईगो को डिफीट कर सकते हैं। आप अपने ग्रोथ को एक्सेलरेट कर सकते हैं। तो इस चैप्टर का अल्टीमेट मैसेज है, डोंट लेट अर्ली सक्सेस बिकम योर सीलिंग, लेट इट बी योर फाउंडेशन। यानी इनिशियल जीत को मंजिल मत समझो, उसे शुरुआत मानो, और उससे इंस्पायर होकर और भी गहराई में जाओ। तो दोस्तों, अब आप खुद से पूछिए, क्या आपके अंदर कहीं छुपा हुआ ईगो अर्ली प्राइड के फॉर्म में एक्टिव है? क्या आप खुद को सफल मानकर आराम कर गए हो? अगर हाँ, तो आज से ही खुद को फिर से स्टूडेंट बनाओ। फिर से सीखो, प्रैक्टिस करो, और उस कंफर्ट जोन को चैलेंज करो। वर्क वर्क वर्क। ईगो का इलाज सिर्फ एक्शन है, इल्यूजन नहीं। रायन हॉलिडे हमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल और पावरफुल प्रिंसिपल सिखाते हैं। ईगो को हराने का सबसे सीधा तरीका है हार्ड वर्क। अब ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत डीप है। ईगो क्या करता है? ईगो हमें सोचने में बिजी रखता है। तू जीनियस है, तेरा आइडिया रेवोल्यूशनरी है, तू दूसरों से बेटर है। और हम एक्शन लेने की जगह बस इमेजिनेशन में खो जाते हैं। यानी ईगो हमें ड्रीमर बना देता है, जो बस बातें करता है, सोचता है, प्लान करता है, लेकिन करता कुछ नहीं। रायन कहते हैं, काम करना ही मायने रखता है, नॉट वट यू थिंक अबाउट द वर्क। यानी असली फर्क तब पड़ता है जब आप एक्चुअली काम करते हो। सिर्फ उसके बारे में सोचने या बात करने से कुछ नहीं होता। एक आर्टिस्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। बहुत लोग खुद को क्रिएटिव कहते हैं, लेकिन रोज़ क्रिएट कुछ नहीं करते। वो कहते हैं, मैं एक किताब लिखूंगा, एक ऐप बनाऊंगा, एक बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करूंगा, लेकिन हफ्तों महीनों तक सिर्फ प्लान ही करते रहते हैं।
वाई? बिकॉज ईगो उन्हें एक्शन से दूर रखता है, क्योंकि एक्शन में डर होता है, फेलियर का रिस्क होता है। ईगो इज़ द एनिमी ऑफ वॉट यू वॉन्ट, बिकॉज इट रिप्लेसेस डूइंग विद टॉकिंग, ड्रीमिंग विद बोस्टिंग। यानी ईगो आपको रियलिटी से डिस्कनेक्ट करता है। आप काम करने की जगह अपनी आइडेंटिटी के पीछे छुपने लगते हो। ईगो हमेशा शॉर्टकट ढूंढता है। वो कहता है, तू स्मार्ट है, तुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन सच तो ये है, ग्रेटनेस सिर्फ रिलेंटलेस एक्शन से आती है। रायन एक एग्जाम्पल देते हैं। वो बताते हैं कि सक्सेसफुल पीपल चाहे कितने भी बड़े क्यों ना बन जाएं, वो हमेशा कंसिस्टेंटली काम करते रहते हैं। चाहे वो राइटर्स हों, एथलीट्स हों, एंटरप्रेन्योर्स हों, उनकी ग्रेटनेस का सीक्रेट सिर्फ उनका टैलेंट नहीं, बल्कि उनकी मेहनत है। लेट्स टेक स्टीफन किंग। उन्होंने 50 से ज़्यादा बेस्ट सेलर लिखे हैं, लेकिन आज भी वो रोज़ लिखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ईगो नहीं है कि अब तो मैं किंग बन चुका हूँ। वो जानते हैं कि ग्रेटनेस इज़ अ प्रोसेस, नॉट अ टाइटल। और यही प्रिंसिपल हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। जब भी ईगो आपको ये फील कराए कि आप स्पेशल हो, कि आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, तो आपको अपने आप से बस एक सवाल पूछना है, मैंने आज क्या काम किया? द ओनली रिलेशनशिप यू हैव टू योर वर्क इज़ टू डू इट। यानी बस काम करो, ना उसकी तारीफ का इंतज़ार करो, ना रिजल्ट्स का, ना आइडेंटिटी का। सिर्फ काम करो क्योंकि वो ज़रूरी है, और ईगो को साइड पर रखो। अब यहाँ एक इमोशनल एंगल भी है। कभी कभी ईगो हमें काम करने से रोकता है, क्योंकि हम डरते हैं कि अगर हमने काम किया और फेल हो गए तो क्या होगा। इसलिए हम काम शुरू ही नहीं करते, और ईगो हमें ये कहकर बचा लेता है कि तू तो बहुत कैपेबल है, बस अभी परफेक्ट टाइम नहीं आया। लेकिन रायन कहते हैं, काम इलाज है, एक्शन इज़ द एंटीडोट टू ईगो। यानी ईगो जितना ज़्यादा आपको रोकने की कोशिश करे, आप उतना ही ज़्यादा काम में लग जाओ। अगर आप कंफ्यूज्ड हो, लॉस्ट हो या स्टक फील कर रहे हो, तो सोचो मत, बस काम करना शुरू करो। चाहे वो राइटिंग हो, कोडिंग हो, लर्निंग हो, नेटवर्किंग हो, या कोई भी छोटा स्टेप, बस कंसिस्टेंट एक्शन लेना शुरू करो। ईगो को डिफीट करने का यही सबसे पावरफुल तरीका है। और रायन एक लाइन में सब कुछ समराइज कर देते हैं, डू द वर्क, डू इट वेल, देन लेट गो। मतलब काम करो, अच्छे से करो, और फिर उस पर ऑब्सेस मत हो। रिजल्ट आएगा या नहीं, लोग सराहेंगे या नहीं, इन सब से ऊपर उठकर बस काम में लगे रहो। यही एटीट्यूड ईगो को खत्म करता है। तो दोस्तों, इस चैप्टर का अल्टीमेट टेकअवे ये है, ईगो ड्रीम्स, वर्क डिलीवर्स। ड्रीम्स से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर ड्रीम्स एक्शन से अलग हो जाएं, तो वो ईगो बन जाते हैं। इसलिए काम को भगवान मानो, बिना ईगो के, बिना एंटाइटलमेंट के, और उसी में अपना अस्तित्व ढूंढो। फाइट क्लब, खुद से लड़ाई ही असली जंग है। यहाँ किसी एक्सटर्नल दुश्मन की बात नहीं हो रही, बल्कि उस सबसे बड़े दुश्मन की जो हमारे अंदर बैठा है, हमारा खुद का ईगो। रायन हॉलिडे कहते हैं, द बैटल अगेंस्ट ईगो डजंट एंड, इट्स अ डेली फाइट। मतलब ईगो कोई ऐसा एनिमी नहीं है जिसे आप एक बार हराकर भूल जाओ। ये एक ऐसी इनर वॉइस है जो बार बार लौट कर आती है, कभी प्राइड बनकर, कभी एंटाइटलमेंट बनकर, कभी इनसिक्योरिटी बनकर। इमेजिन करो, आप एक अरीना में हो और सामने कोई और नहीं, बल्कि आप खुद खड़े हो, आपका बेटर वर्जन और आपका ईगो वर्जन, और हर दिन उस रिंग में फाइट होती है। कौन जीतता है? वो डिपेंड करता है कि आप उस दिन क्या चूज करते हो, ह्यूमिलिटी या एरोगेंस, एक्शन या ओवरथिंकिंग, पेशेंस या शो ऑफ। रायन बताते हैं कि हमें ये फाइट अकेले ही लड़नी होती है। बाहर से शायद कोई अप्लॉज नहीं मिले, कोई अवार्ड नहीं मिले, लेकिन अंदर से एक पीस मिलता है, एक क्लैरिटी कि मैं अपने आप को हराने की कोशिश कर रहा हूँ, न कि दुनिया को। अब एक बेहद ब्यूटीफुल लाइन आती है इस चैप्टर में। वे जिन्होंने अपनी अहंकार को शांत किया है, वे समझते हैं कि यह कभी नहीं जाता। दे मस्ट रेसल विद इट ईच डे। मतलब जो लोग सच में मैच्योर होते हैं, वो ईगो को सप्रेस नहीं करते, वो उससे डील करना सीखते हैं हर दिन। वो जानते हैं कि ईगो कभी भी स्नीक कर सकता है। जब आप प्रेज सुनते हो, जब आप सक्सेसफुल होते हो, जब आप किसी से बेटर महसूस करते हो, ईगो धीरे से आकर विस्पर करता है,
तू सबसे खास है। और उस वक्त आपको खुद से एक सवाल पूछना है, क्या मैं ईगो से ड्रिवन हूँ या पर्पस से? हर बार जब हम डिसिप्लिन से काम करते हैं, ग्रैटिट्यूड के साथ जीते हैं, दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं और खुद को हम्बल रखते हैं, तब हम इस फाइट को जीतते हैं। अब एक इमोशनल ट्रूथ ये भी है कि ये फाइट ईजी नहीं होती। कभी कभी ईगो आपको ऐसा फील कराता है कि तुम सब कुछ छोड़ दो, कि दुनिया तुम्हें समझती नहीं, कि तुम डिज़र्व करते हो आराम, फेम और प्रेज़। लेकिन उसी वक्त अगर आप एक्शन लेते हो तो आप ईगो को साइलेंस कर देते हो। इसलिए एक मैसेज है, द फाइट विल नेवर बी ओवर, बट दैट्स ओके, बिकॉज एवरी डे यू फाइट यू ग्रो स्ट्रोंगर। आपका कैरेक्टर ईगो से नहीं, बल्कि ईगो को हराकर बना है। तो फ्रेंड्स, पूरी किताब का अल्टीमेट सार क्या है? ईगो आपको ड्रीमर बनाता है, लेकिन एक्शन ही आपको डूअर बनाता है। ईगो आपको परफेक्ट दिखना सिखाता है, लेकिन ह्यूमिलिटी आपको रियल बनाता है। ईगो कहता है मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन स्टूडेंट माइंडसेट कहता है मुझे और सीखना है। ईगो आपको कंफर्ट जोन में रखता है, लेकिन ग्रेटनेस अनकंफर्टेबल जोन से निकलती है। इसलिए हर दिन खुद से एक ऑनेस्ट सवाल करो, क्या आज मैंने ईगो को हराया? और याद रखो, ईगो इज द एनिमी, लेकिन अवेयरनेस इज द वेपन। आप अवेयर रहोगे, माइंडफुल रहोगे, ग्राउंडेड रहोगे, तो ईगो आपकी लाइफ में पावर लूज करता जाएगा और आप वो बन पाओगे जो आप सच में हो, बिना मास्क, बिना प्राइड, सिर्फ प्योर इंटेंशन और ऑथेंटिक एक्शन के साथ। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल बुक बाइट्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।